अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील करार। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी के नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई हर गुजरते लम्हे के साथ नए सवालात और खदशात को जन्म दे रही है। एक जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुमकिन माहदे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब वो सख्त फौजी रद्द-ए-अमल की धमकियाँ भी दे रहे हैं। उधर ईरान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जबकि इसराइल ने भी अमेरिकी अफवाज के शाना बशाना कार्रवाई के लिए अपनी मुकम्मल तैयारी जाहिर कर दी है। इसी दौरान खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों, आबनाए हरमोज, खलीजी ममालिक और लबनान की सूरत हाल भी आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। हिजबुल्लाह ने इसराइल से मुतल्लिक किसी भी नए माहदे को मुस्तरद करने का ऐलान किया है, जबकि ईरान में अमेरिकी हमलों, जानी नुकसान और इसके बाद होने वाली जवाबी कार्रवाइयों ने पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को एक नए इम्तिहान से दो चार कर दिया है। डॉक्टर रिजवान साहब, पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुआहदे के लिए रब्ता किया है, जबकि वो खुद इस बात पर गैर यकीनी का शिकार है कि ईरान इसका एहतराम करेगा या नहीं। एक तरफ ट्रंप ईरान की शदीद ख्वाहिश का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान बहरीन व कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान दुरुस्त है या वही सियासी चालें चली जा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। डोनाल्ड ट्रंप जब से इस जंग में कूदे हैं, जो कि बेसिकली इसराइल की जंग थी, तब से वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से अपनी अवाम, अमेरिकी अवाम को सेटिस्फाई कर सकें। दुनिया को ये इंप्रेशन देते हैं कि वो बहुत ही इज निगोशिएटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। अभी वो जो ये कह रहे हैं ना कि ईरान ने राब्ता किया, ईरान ने जब निगोशिएशंस चल भी रहे थे तब भी राब्ता नहीं किया था। वो भी पाकिस्तान का जो प्रोएक्टिव रोल है दोनों पार्टीज को टेबल पे लाने पे, वो भी दुनिया के सामने है। मैं ये समझता हूँ दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ईरान जो है वो ईगर है, डेस्परेट है दोबारा से। कि अगर ऐसा ही कुछ होता तो आपने ये भी देखा होगा कि जो मसला हुआ, जहां से ट्रिगर हुई हैं एस्केलेशंस, वो यही था कि ईरान ने जो एक रूट सेट कर दिया था कि जहाज इसके अलावा नहीं गुजरेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ माइनिंग की गई है। माइनिंग के अलावा सेट रूट जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बताया था, उसके जब वायलेशन होगी तो उसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा। अब वार्निंग के बावजूद जब जहाज वहां से गुजरे हैं तो ईरान ने हिट किया, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप को तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई दोबारा से। और ये देखें, मुतवक्के भी था। अब बिन्यामिन नेतन्याहू का एक करप्शन का ट्रायल चल रहा है। ये जंग जो इसराइल ने अपने तमाम जो अंडे ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू अ सिंगल बास्केट, उसमें रखने के बावजूद ये जंग अगर हार के इसके ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव हुए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ना अचीव हुए, तो बिन्यामीन की और डोनाल्ड ट्रंप की पहले ही आधी सियासी मौत हो चुकी है, तो मुकम्मल सियासी मौत हो जाती। तो मुझे यही यकीन था कि ये जो पीस एग्रीमेंट हुआ है, MOU, वो फ्रेजाइल है, वो आपके सामने है। सेकेंड डे में भी 14 बंदे ईरान में वो उस चीज का शिकार हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, मैं ये समझता हूँ जो बयानबाजियां डोनाल्ड ट्रंप करते हैं वो उनसे पैसा भी बना रहे हैं। उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं, वो एक जैसे होता है ना ट्रेडिशनल एक पेट्रियोटिक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो वैसे नहीं हैं। वो अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं। तेल की कीमतों से और स्टॉक एक्सचेंज के उतराव चढ़ाव से खेल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनके इर्द गिर्द जो उनके क्रोनीज हैं वो भी उससे पैसा बना रहे हैं। और अगली जो चीज जिससे पैसा बनाने जा रहे हैं वो यही है कि अमेरिका का डिफेंस अभी उतना बेहतर नहीं। उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए डिफेंस में जो बजट अभी बताया था कि 8.851 बिलियन से ऊपर ट्रिलियंस में जाने लगा है, यानी कि बजट बढ़ा दिया जाए। और वो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका में फौज के कॉन्ट्रैक्टर्स को होता है, और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो उन्हीं में उनके शेयर होल्डर हैं। तो मैं समझता हूँ ये जंग दोबारा से उसी तर्ज पे लड़ी जा रही है जैसे लड़नी है, प्रोलॉन्ग करनी है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है। अगर कल आने वाले वक्त में ये ईरान के ऊपर अपने फौजी उतारेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन में भी पैसा बनाना है। तो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप साइड। अगर हम चाह रहे होते तो एक छोटे से वार्निंग पे, शॉर्ट पे अगर जहाज को मार दिया था तो वार्निंग इशू की जाती है। अगर आपने अमन रखना है, आप दोबारा से सेकेंड नाइट भी, फर्स्ट नाइट भी अटैक किए, सेकेंड नाइट भी अटैक किए। तो अब जो मुझे लग रहा है खतरा इस चीज का है कि अमेरिका दोबारा से जंग में आ रहा है, तो दोबारा से अमेरिका ये चाहेगा कि बाद में महीने 2 महीने बाद चाहेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा बंद हो जाएगी, कहेंगे जी दोबारा से अमन करवा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये जस्ट वंस अगेन दे आर ट्राइंग टू मेक मनी फॉर देयर पर्सनल गेन्स, नॉट फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। जी डॉक्टर सायरा नवाज अब्बासी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ट्रंप ने ईरान के अहम तरीन तेल बरामदी मरकज़ जो है खार जजीरे पर हमले की धमकी दी है, जिसके जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि आओ
हमें तुम्हारा इंतज़ार है। क्या समझती है कि अमेरिका फ़ौजी वहाँ उतारने की जजीरे पे गलती करेगा? जी, थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए ये जो जंग हो रही है जिसको कल का अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने इसको मिलिट्री ऑपरेशन कहा है, उन्होंने इसको वॉर नहीं कहा है, जिसका मतलब ये है कि वो ईरान को अपने इक्विवेलेंट नहीं देखते हैं। जहाँ तक बात है बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की, मैं नहीं समझती कि ये अमेरिका के लिए कोई वाइबल ऑप्शन है या अमेरिकन सेनेट या वहाँ की जो आवाम है वो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रद्द अमल देगी। तो मुझे लगता है कि इसकी कोई आप कह सकते हैं कि इसको नहीं किया जा सकता कि इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी। नाउ मतलब अमेरिकी आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होगा? अमेरिकी अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, उनकी सेनेट के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन डोनाल्ड ट्रम्प ऑन दिस वॉर, ना सिर्फ कि उनके अपने अंदरूनी मामलात में बल्कि यूरोपियंस को भी लगता है कि जिस तरह से ये वॉर इम्पोज की गई है, जिस तरह से ये वॉर लड़ी गई है, इस तरह से इस वॉर को नहीं लड़ना चाहिए था। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है इसके अंदर, जो एक बहुत अहम डायमेंशन है इसके अंदर, वो देखने की ये ज़रूरत है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का स्टाइल ऑफ लीडरशिप है और जो स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन है उसके अंदर ही लव्स टू पुट प्रेशर, और वो प्रेशराइज करके अपने जो मकासद हैं उनको वो अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो इरानियंस को प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि जो फाइनलाइजेशन ऑफ अग्रीमेंट की जहाँ बात आए तो ईरान जो है वो अमेरिकन की टर्म्स पे जो है वो निगोसिएशंस करें। और जिस तरह अभी डॉक्टर रिजवान ने कहा कि इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि दे आर निगोशिएटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो बहुत अहम इस सारे मामले के अंदर चीज़ है वो ये है कि वो दुनिया को और अपनी आवाम को ये बता सकें कि हम ये जंग जो है वो जीत गए हैं, और ये निगोसिएशन जो हम कर रहे हैं ये ईरानियंस की रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं, और ये सारा मामला जो पीस की तरफ जा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईरान का नुकसान है। इसी तरह आप कल की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रम्प की देखें, सारे के अंदर उन्होंने कहा हमने लीडरशिप भी चेंज कर दी, हमने उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर एंड अदरवाइज जो है वो तबाह कर दिया है। तो वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो देते रहते हैं, पहले भी देते रहते हैं। रात को वो कोई और स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद सुबह उठ के उनकी कोई और स्टेटमेंट होती है। आई थिंक बहुत ज़्यादा उनकी स्टेटमेंट को सीरियस लेना जो है वो भी आई थिंक कोई ज़्यादा वायबल ऑप्शन नहीं है। उनके बयानात को सीरियस ले भी ले रहे हैं लोग और नहीं भी ले रहे हैं। नहीं लेते हैं तो फिर कहा जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, वो बहुत ही इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एवर आई थिंक, क्योंकि वो एक दिन एक बात करते हैं उसके बाद वो दूसरे दिन आके दूसरी बात करते हैं। और इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो जो इन्फ्लुएंस है इजरायली लॉबी का, और जो इजरायलीज का नेतन्याहू का पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस है वो बहुत अहम है। तो जाहिर है कि वो भी उनको जो है उनकी तरफ से भी चीज़ें आती रहती हैं। मैं समझती हूँ कि इस सारे मामले के अंदर ईरानियंस को बहुत ही प्रूडेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि ईरानियंस के लिए कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ईरानी कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे, कब तक इस सूरत हाल का सामना करते रहेंगे? क्योंकि वो बड़ी सब्र वाली कौम साबित हुई है कि 30 साल कहते हैं कि ईरान ने इन हालात के लिए इस वक्त के लिए तैयारी की थी। देखिए, अगर हमने डिप्लोमेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो फिर जाहिर है कि ईरानियंस को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना पड़ेगा। एक तो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत इस वक्त जो है वो ख़राब है। आपको पता है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो फिर ब्लॉकेड की तरफ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ईरानियंस, और जब हम पावर देखते हैं, पावर रिलेशनशिप दोनों स्टेट्स का देखते हैं तो बहुत एसिमेट्रिक है। और अभी आप देखें कि जब से अटैक्स हुए हैं तो जो गल्फ स्टेट्स हैं उनकी तरफ से भी कंडेमनेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आई थिंक ईरानियंस को गल्फ रीजन के अंदर आइसोलेशन से बचने के लिए और फिर जाहिर है कि इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज देयर इज अ रोल ऑफ पाकिस्तान, देयर इज रोल ऑफ कतर इन द नेगोशिएशंस इन ओमान। तो जाहिर है कि ईरानियंस को जो है
वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना पड़ेगा। डॉक्टर रिजवान साहब, अभी बात हुई आपने हरमुज़ की, तो ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने बड़े वाज़ेह बयान दिया। उन्होंने कहा कि आबनाए हरमुज़ को हमने किसी अमरीकी दबाव से नहीं बल्कि ईरानी इंतज़ामात के तहत खुली है और उसको खुली रखेंगे। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत रही और दोबारा से ईरान ने इस गुज़रगाह को, आबी गुज़रगाह को बंद कर दिया, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के इत्तेहादी इस पर खामोश रहेंगे या कोई जवाब देंगे? देखिए, हमें तो अभी रिसेंट हिस्ट्री को देखना है। सबसे ज़्यादा जब ज़लालत हो रही थी अमेरिकी फ़ौज की, तमाम अड्डे मुकम्मल स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द गल्फ रीजन, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरेबिया, हर जगह, यूएई तो पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे कुवैत, हर जगह अड्डे उड़ा दिए। वो जो बेसिस थी मिलिट्री बेसिस अमेरिका की, वो मुकम्मल तबाह कर दी गई। तो इत्तेहादी तो उस वक्त भी खामोश बैठे हुए थे। आपने ये भी देखा होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कल अंकारा में थे और वो नेटो का जो इजलास चल रहा था उसके अंदर उन्होंने कहा, टू मी आई थिंक इट्स ओवर, एमओयू इज ओवर नाउ। वो अच्छा, एक और चीज मैं पहले उसी सवाल को कंटिन्यू करूं आपको उसका जवाब, वो ये है कि इत्तेहादियों ने सिर्फ दे पेड अ लिप सर्विस कि अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, इसमें कूदना नहीं चाहिए। हालांकि आज तक जितनी जंगें हैं वो अमेरिका ने नेटो के सर पे लड़ी हैं और नेटो एक साइड पे हो गया। अब नेटो के अंदर जो ही वो गए हैं और उन्हें इस चीज का कॉन्फिडेंस आ गया है कि जनाब जो नेटो है, नेटो की वजह से, और नेटो के चीफ का भी बयान आ गया कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप इस चीज का शिकार हो गए कि शायद नेटो उनके साथ अनकंडीशनली खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं समझता अगर दोबारा बंद हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान के अगर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है तो दे ऑलरेडी डिड क्लोज, अब दोबारा से वो क्लोज कर सकते हैं। एक चीज है जो बैक चैनल पे डिप्लोमेसी चल रही है, तमाम खासतौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनमें कतर भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस चीज को दोबारा से अमन में लेकर आया जाए ताकि उनकी मईशत, उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी की एक्टिविटीज है वो बहाल हो जाएं। मैं ये समझता हूं कि उस डिप्लोमेसी को भी एक चांस देना चाहिए। वंस अगेन मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बाल डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में है। अगर वो चाहें तो अमन हो जाए और अमन कंटिन्यू हो जाए, अगर वो चाहें तो अमन मुकम्मल ये तबाह हो गया और जन्नत उसके जंग मुकम्मल जंग में तब्दील हो जाए, ये उन्हीं के इख्तियार में है। तो मैं इस तरह समझता हूँ इस टाइम जिन लोगों ने उन्हें सराउंड किया हुआ है, पीट हेगसेथ ने उन्हें सराउंड किया हुआ है जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि अमन आए। और दूसरा इजराइल लॉबी, डॉक्टर सायरा ने जिक्र किया, इजराइल लॉबी तो चाह ही यही रही है कि उनकी जंग को टेकअप कर लें, ट्रंप ही लड़े और अमेरिका ही लड़ता जाए। तो मैं ये समझता हूँ इस चीज में इजराइल विनर है, ईरान और अमेरिका लूजर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कि इजराइल ने जंग शुरू की थी और इजराइल चाह रहा है कंटिन्यू हो, तो वही हो रहा है जो इजराइल चाह रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है जमील अहमद खान साहब ने, साबिक सफ़ीर है। वेलकम जनाब जमील साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है, दोबारा से ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान में कशीदगी बढ़ चुकी है और हमलों के जवाब में हमले हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा कि ईरान जो है वो मशरक़ वस्ता में जो अड्डे हैं अमेरिका के, उनको निशाना बनाता है और अपने ड्रोन्स के ज़रिए। तो इन हालात में जब दोबारा धमकी दी जा रही है, दोनों तरफ से हमले भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, नुकसान हुआ है, क्या आप समझते हैं सर कि कमिंग डेज में दोबारा से इन जो मशरक़ वस्ता में जहाँ जहाँ अमेरिकी अड्डे हैं उन पर हमले होंगे और फिर वो मुल्क खामोश नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे ईरान को? वो मुल्क तो पहले भी उन्होंने जवाब देने के लिए बहुत इजराइल ने कोशिश की, जितने भी खलीजी ममालिक हैं, और अमेरिका ने कोशिश की उन खलीजी ममालिक को, लेकिन उन खलीजी ममालिक को इल्म था कि कास्ट ऑफ रिस्ट्रेंट इज मच लोअर देन कास्ट ऑफ रिस्पॉन्स। तो कास्ट ऑफ रिस्पॉन्स बहुत बड़ा हो जाना था, इसकी वजह से उन्होंने रिस्पॉन्स यानी कि खलीजी ममालिक जहाँ जहाँ अड्डे हैं और जहाँ जहाँ मिसाइल दागे गए और ड्रोन दागे गए वहाँ से जवाब नहीं आया। और राइटली सो, वहाँ से एक मुल्क के वो भी थोड़ी देर के लिए कुछ जवाब दिया गया ईरान को, पड़ोसी मुल्क उनका जिनके के 3 जजीरों पर ज्यादा डिस्प्यूट है। उसके अलावा और किसी ने नहीं, इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है। पाकिस्तान ने भी उनको इस बात पर समझाते रहे और पाकिस्तान बताता रहा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ईरान को भी पाकिस्तान ने यही बात बताई कि सऊदी अरब के मिसाइल नहीं दागना आपने,
और उन्होंने फिर भी जो उनका अड्डा है, अमेरिकी अड्डा, बस वहां तक महदूद रख किया। उसके बाद एक दो मरतबा के बाद फिर नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान का पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, और वो पाकिस्तान इस पे बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुका था कि इस पैक्ट की वजह से हमारी मजबूरी है, हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो बहरहाल जवाब आपके सवाल का बड़ा मुख्तसर करके कि खलीजी ममालिक, इसका जवाब उन्होंने पहले ही, जब पूरी जंग थी तो उस वक्त नहीं दिया, तो अब भी उसके इम्कानात कम। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एस्केलेट कर जाएगी। ये जो जवाब हमला दर हमला हुआ है, अटैक एंड काउंटर अटैक हुआ है, इसको अगर आप देखें तो पहले 80 मुकामात पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, इस बहाने से कि 3 जहाज जो कि अमेरिका के जहाज नहीं थे, यानी किसी और के जहाज थे, या वो फ्लैगशिप भी एक कतर का था, एक सऊदी अरब का था और एक दूसरा था, लेकिन अमेरिका बीच में, क्योंकि उसने चौधराहट संभाली हुई है पूरे इलाके की, तो लिहाजा उसने, ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ वर्जी है। पहले भी जब 28 फरवरी को चढ़ाई की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से, ये सोच कर के 5-6 दिन का ये मामला है, 5-6 दिन में सारा अपने अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगी और उनके गोल्स पूरे मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिए जाएंगे, लिहाजा उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन वो दलदल में फंस गए, इल्म में नहीं था, ये अंदाजा ही नहीं था। बाद में तल्खियां हुई अमेरिका की और इजराइल की कि ये किस दलदल में हमें फंसा दिया है इजराइल ने। ये चीजें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं इस मामले में। तो लिहाजा अब जब उस दलदल से बड़ी मुश्किल से निकले हैं और पाकिस्तान ने उसमें अपना किरदार अदा किया है मीडिएटर के तौर पर, तो उस दलदल में दोबारा अमेरिका नहीं फंसना चाहेगा, मुतअम्मल नहीं हो सकता। और उसकी वजूहात मैं बता देता हूँ आपको। और न ही ईरान, अगर देखा जाए मजमूई तौर पर, ठीक है, ईरान के जज्बात इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। फ्यूनरल का आज इख्तिताम है, जितनी तादाद में लोग निकले हैं दुनिया ने कभी हिस्ट्री में नहीं देखा। इससे पहले तादाद इससे थोड़ी कम, लेकिन बहुत बड़ी तादाद वो आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मेनी की तरह के जनाजे पर थी, लेकिन इस मरतबा उससे भी ज्यादा। तो लिहाजा दुनिया ने देख लिया कि ये इस्तकामत, ये इत्तेहाद, ये जो यकजहती है कि किस तरीके से एक कौम जिसमें इख्तिलाफात भी थे वो एक साथ खड़ी हो गई। इस मामले दुनिया को इस चीज का इदराक है। अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, जो कि कॉज ऑफ जंग नहीं थी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जंग थी। कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कॉज से ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गई है, इसलिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब बंद किया और ईरान को अंदाजा भी हुआ कि ये ईरान के पास एक कितना बड़ा तुर्क का पत्ता है, लोग तो कहते हैं कि न्यूक्लियर से ज्यादा इसकी अहमियत हो गई। बहरहाल एक बहुत बड़ा तुर्क का पत्ता है, जिससे कि अमेरिका को तो तकलीफ पहुंची और बहुत ज्यादा पहुंची और खूब पहुंची, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा हो गया कि वो अपना इलेक्शन मिड टर्म हार जाएंगे, और जब हार जाएंगे तो डेमोक्रेट्स को उन्होंने बता दिया, वाज़ेह कर दिया कि हम 25th अमेंडमेंट को लागू करके इम्पीच करेंगे, और फिर यहाँ भी नहीं रुकेंगे बल्कि हम इसको प्रोसिक्यूट भी करेंगे, यानी कि हम केस रजिस्टर करेंगे। जिमी साहब, अभी इसका इस्राएली फौज के तर्जुमान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिकी फौज के शाना शामिल होने के लिए भी तैयार है, जब हुकूमत कहेगी हम शरीक हो जाएंगे। इस पर यह भी कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि वो जंग बंदी के पहले रोज़ से वो अपनी तैयारी कर रहा था। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट ने मुज़ाकरात को तूल देकर यहाँ तक लाने में क्या इसराइल को मौका फराहम किया कि वो अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करे और बड़ी जंग की तरफ जाने की कोशिश करे? क्या आपको ऐसा लग रहा है? इसराइल तो चाहेगा कि किसी तरह अमेरिका इन्वॉल्व रहे। अकेला इसराइल तो पर उसके पास जहाज ज्यादा हैं, ठीक है, साजो सामान है, लेकिन उसने अपना अशर देख लिया। वो धुएं के बादल जो तल अवीव से उठे, इससे पहले तो इजराइल की तारीख में वो धुएं के बादल और वो खंडरात तो नहीं नजर आए थे, जो कि मिसाइल्स चीरते हुए निकल गए थे जब थॉट को और पैट्रियाट को और वो आयरन डोम को, किधर गए वो आयरन डोम। और फिर जो ये 107 दिन जंग का सिलसिला जारी रहा, तो वो पूरी इजरायली कौम बंकरों में क्यों सोती रही और क्यों जान उनकी अजाब में आ गई। और डिमोना, जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हैं, डिमोना में आग के शोले और धुएं क्यों उठते रहे? तो उनको पता है कि ईरान जो है वो अकेला इजराइल करेगा ये,
तो वो उसको का क्या असर हो सकता है, उसको इजराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान में कितनी सकत है और कि ईरान कितनी एडवांसमेंट कर चुका है अपनी मिसाइल से। उसने सोचा कि हमारे पास जहाजें हैं, F-35 हैं, साजो सामान है, अमेरिका ने फुल उसको इक्विप किया हुआ है, तो लिहाजा वो ईरान को जेरबार कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। तो आपके सवाल का अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं दूं उसके जवाब में, तो ये है कि इजराइल खुद तो खैर उसके फौज हो या कोई भी हो, वो दोबारा ये हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, ये कोशिश इजरायली लॉबी की अमेरिका में है और इजराइल की यकीनन ये कोशिश है, क्योंकि वैसे भी वो ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट जो 1897 से है उसको लेके चल रहा है, और उसके जो मदरलैंड यानी कि अमेरिका, ये इंडिया, और इंडिया का फादरलैंड जो इजराइल, तो उनके उनके अजाइम तो यही है, ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत का, और आइडियालॉजी एक मिलती है। लेकिन आ जाते हैं दोबारा ऐसी इजराइल की बात पर, तो इजराइल यकीनन उसकी अपनी लॉबी को साथ मिला के कोशिश है, और उसी लिए हम कहते हैं कि वो इस स्पॉइलर का काम अदा करता रहेगा और उसकी वजह से ये हचकोले आते रहेंगे। लेकिन एक इसमें चलते चलते ये मैं बता दूं आपको बात कि ना अमेरिका मुतहम्मल हो सकता है और ना ही ईरान मुतहम्मल हो सकता है ज्यादा अरसे तक किसी लंबी जंग के तरफ जाने के लिए, क्योंकि ईरान के अगर दोबारा ब्लॉकेट शुरू हो गया और ईरान ने अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया, तो जिस अजियत और जिस माशी तकलीफ और माशी अजियत से दुनिया दो चार हुई है, जिसमें कि माहिर माशियात बिल्कुल वाजे कर चुके थे कि इन्फ्लेशन का आगाज, और उसके बाद अगर ये जंग जारी रही तो फिर क्या होगा, वही होगा जो 1925 में एक डिप्रेशन शुरू हो गई थी, माशी डिप्रेशन, और दुनिया फाकों की नौबत आ गई थी। कभी दुनिया ने नहीं चाहेगी ये, तो लिहाजा जंग फुल फ्लेज होने के इम्कानात बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। ये जो रेसिप्रोकल हमले हैं ये जारी रहेंगे, 1-2 दिन और ये हमले जारी रहेंगे, टेबल टॉक दोबारा मतलब ये आंख मुचोली चलती रहेगी मिसाइलों की और ड्रोन्स की। जी हाँ, बिल्कुल, ये आंख मचोली इसको कहते हैं मेजर्ड जी कैलिब्रेटेड बिल्कुल, वो तो है अटैक्स। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर रिजवान साहब, हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लेबनानी हुकाम की अमेरिका के साथ जो मायदा हुआ है इसराइल के हक़ में करार दिया है और वाज़ेह ऐलान किया है कि उसकी एक भी शिक को जो है वो नाफिज नहीं होने देंगे। मौजूदा सूरत हाल में हिजबुल्लाह के सरबराह का के बयान को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, हिजबुल्लाह ने अपना लोहा मनवा लिया। आप देखें, इसराइली जो एक जंगी हिकमत अमली थी, वो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी स्मार्ट हिकमत अमली बनाई है। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि अक्टूबर वाला इंसिडेंट करने के बाद एक मौका मिल जाएगा, सबसे पहले तो गजा को ख़त्म करेंगे कि वहाँ के लोगों को निकाल के फ़लस्तीन का बिल्कुल नामो निशान मिटा देंगे। उन्होंने अपनी तरफ से वैसे किया, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की। उसके बाद उन्होंने रुख किया टूवर्ड्स लेबनान, सदरन लेबनान में जाके कहते जी हिजबुल्लाह को, अब हम हिजबुल्लाह के पीछे हैं। हमास का खात्मा उन्होंने अपनी तरफ से किया कि हिजबुल्लाह के पीछे लग गए। लेकिन आप ये देखें, डिस्पाइट जो उनके पास सर्वेलेंस के आलात हैं, जो उनके पास तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद हिजबुल्लाह ने उनकी नाक से लहू बहा के रख दिया। आप ये देखें कि अभी तक देखें कि वहाँ पे जो अंडर टनल बॉम्बिंग की गई है, ये इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम इनके साथ ऐसे लड़ेंगे। हिजबुल्लाह ने अगर कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी ये ताकत है, अभी भी ये इम्पैक्ट है कि वो उस चीज़ को इम्पैक्ट कर सके, उनकी पॉलिसी को जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी एक और चीज़ है जिस पे मेरा ख्याल है दुनिया ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया सिर्फ यहीं पे देख के बैठी हुई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई, इतना लंबा अरसा चली, अगर बाबुल मंदब बंद हो जाती है, जिसमें हूदी रेबल्स हैं जो अभी तक कंट्रोल संभाले हुए हैं वहां का, यमन के अंदर इसका मुकम्मल कंट्रोल है हूदी रेबल्स का, तो आप ये देखें अगर वो हूसी जो हैं वहां पे बाबुल मंदब बंद कर देते हैं तो दुनिया की तिजारत तो खत्म हो जाएगी। अभी एम्बेसडर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, उनमें से एक बात मैं ये भी कहता चलूं
खतरा ये नहीं कि जंग कितना लंबा चलेगी, खतरा ये है कि जब जंग चलेगी और डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन, दुनिया में मामला इतने खराब होंगे कि आप इस चीज की सोच रखें कि यूरोप क्या, अमेरिका क्या, दुनिया में जितने बड़े यूएन ममालिक हैं, डिप्रेशन के वक्त लोग भूखों में मरते हैं, खाना अवेलेबल नहीं होता, वो पैसा जिस तरह से इनके पास होता है, इन्फ्लेशन इतनी हाई होती है, उसमें सिर्फ यही सोचता है कि पेट भर लिया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं है। इकोनॉमी तो वैसे ही स्टैग्नेशन की तरफ चली जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं डॉक्टर साहब इस जंग का जो कीमत पाकिस्तानी कौम ने खामखा की अदा की है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा और लेवीज में इजाफा, तो वो उसका कौन जिम्मेदार है कि पाकिस्तानी कौम ने जो इस सूरत हाल में खमियाजा भुगता है और मुआशी हालत उनकी पतली हो गई है पाकिस्तानी अवाम की? देखें, उसका जिम्मेदार तो मैं वंस अगेन वही कहूंगा कि अमेरिका ही है, अमेरिका और इसराइल है। देखें, ईरान बड़े आराम से चल रहा है, ईरान ने हमला नहीं किया। अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो अपना दिफा करने का हक तो ईरान रखता है ना। तो अगर उसने हक अपना पूरा वो कोशिश की है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और मैं समझता हूं पेंटागन में जो लोग बैठे उनको कम से कम ये समझना चाहिए था कि जब से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस मुल्क की बागडोर संभाले, पिछले 50 साल से तैयारी कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। अगर वो वॉर गेमिंग में वो कर रहे थे तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं है कि अगर ये बंद हो जाएगी तो पूरी दुनिया को इस चीज का मसला होगा। और पाकिस्तान एडजॉइनिंग कंट्री है, पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर शेयर होता है। अभी ये देखें, हमारे पे जो मसला हुआ है वो तो कम है, वो पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हुआ, उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होते हैं, जो रखे होते हैं पिछले 3 माह के 4 माह के, कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया में कोई क्राइसिस आ जाए तो वो 3-4 माह के रिजर्व्स तो हों। इसी की वजह से इंडस्ट्री चलती रही है। अभी जो ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एक्सपायर होने वाले थे, 100 दिन से ज्यादा जंग होगी। अमेरिका इसलिए तो भाग के आया, वहां से तेल के जहाज निकलने शुरू हुए, अमेरिका ने फिर दोबारा ये काम शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ ऑलरेडी $2 ट्रिलियन का नुकसान दुनिया की इकोनॉमी को हो चुका था। अब अगला कैलकुलेट करेंगे, अब अगला कितना होगा। मैं ये समझता हूँ वंस अगेन, ये जो पाकिस्तान के लोगों ने बेचारों ने भुगता है, पाकिस्तान ने तो बड़ा प्रोडक्टिव रोल अदा किया है। अब आप वो तो देखिए डॉक्टर साहब, उसमें कुछ शक नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत ने फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया उस पर दुनिया तारीफ़ें कर रही है, हमने क्या तारीफ़ करनी है उनकी। मसला ये है कि आवाम को जिसके ऊपर बराह रास्त इस जंग के असरात नहीं आ रहे थे जिस तरह यूरोप में आ रहे थे, तो पाकिस्तानी आवाम तो सवाल कर रही है ना कि उसकी जेब से जो 11 से 12 अरब रुपये इजाफी निकाले गए वो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसमें फिर वंस अगेन इसी चीज को हाईलाइट करूंगा। उसका जिम्मेदार दोनों वॉरिंग पार्टीज हैं, जिसमें ईरान का भी है और अमेरिका का भी है, दोनों जो जा रहे हैं। इसराइल बेसिकली वो पीछे बैठा, वो भी उसमें इक्वल जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ, देखें, जब एनर्जी का क्राइसिस आता है तो उस अवेलेबल एनर्जी को ही कंज्यूम करना होता है। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बड़ी खूबसूरत रही है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया। खुदा न खास्ता जैसे इंडिया में चल रहा था, आपने देखा होगा खुद ही कि वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, पेट्रोल पंप पे लोगों ने आग लगा दी, वहां पे दंगे फसाद शुरू हो गए, फिलीपीन के अंदर क्राइसिस हो गया, वो कहते वॉक करके जा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में इकोनॉमी चलती रही, बहाल रहा, रोजमर्रा की जिंदगी बहाल रही। ठीक है, हमने उसके ऊपर एक सिर्फ आवाम की सांसें बंद हो गई थी, बाकी सब चलता रहा। डॉक्टर साहिर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये सवाल तो मैं जमील साहब से भी किया था, आपसे भी करना चाहूँगा कि ईरान जो है वो निशाना, उसके पास तो वही रास्ता है कि वो मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको ड्रोन्स के ज़रिए या छोटे मिसाइलों के ज़रिए निशाना बनाता रहेगा। क्या समझती है कि उससे फिर हालात क्या होंगे? क्योंकि देखें ना, इन वाले के अपना भी तो उससे नुकसान हो रहे हैं। जैसे दुबई में कितना नुकसान हुआ, कारोबार, ज़िंदगी वहाँ मुअत्तल होकर रह गया था। जी, ये वॉर जो है ना, ये वॉर ऑफ नर्व्स भी है। दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर वो एक दूसरे के नर्व्स को भी बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी बात कि ईरान क्या कर सकता है, ईरान जो वेरियस चॉक पॉइंट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, बाब अल मंदब है, ये ईरान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसके अलावा बहुत अरसे तक उन्होंने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप किया है, जिसमें उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो बहुत अहम रोल, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, देन हूथीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो ईरान को भी बहुत, और उनका मिसाइल सिस्टम जो कि डिफरेंट उन्होंने टारगेटिंग की है अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन बेसिस की मिडल ईस्ट के अंदर, तो ईरान को भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक समझना, आई थिंक ये गलती होगी, और अमेरिकन बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं। और ईरान ने तो ये भी कहा था एक मौके पे कि अभी हमने जो अपने असल मज़ाइल है वो तो इस्तेमाल ही नहीं किए।
एग्जैक्टली दूसरा, जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि ये वॉर किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। ये वॉर ना सिर्फ के अमेरिकन के इंटरेस्ट में नहीं है और ईरानियंस के इंटरेस्ट में नहीं है, बल्कि यूरोपियंस एंड बिकॉज ये जो वॉर है ना, इसकी बहुत ज्यादा कनेक्शन है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ। तो ये वॉर सबको जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी और पूरी दुनिया को जो है वो मुतासिर कर चुकी है। इन्फ्लेशन हुआ है, हमने देखा, पाकिस्तान इम्पैक्ट हुआ है, पूरी दुनिया इससे इम्पैक्ट हुई है। तो मेरे ख्याल में कि एस्केलेशन, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने कहा कि नहीं होगी, ये एक राउंड ऑफ, आप सोचें कि एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन जो है वो चलता रहेगा। और बेसिकली ये जो वायलेशन ऑफ सीज फायर वाली चीज है ना, अगर आप इसको देखें तो ये अमेरिकन और इजराइलीज ने एक प्रेसिडेंट बना दिया है सिंस अक्टूबर 2023, जब गाजा के अंदर उन्होंने बहुत दफा जो है वो सीज फायर की बात की और उसके बाद उसको वायलेशन जो है वो होती रही है। तो ये बड़ा ही अजीब सा प्रेसिडेंट सेट हुआ और फिर हमने रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी इसको जो है वो होते हुए देखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एस्केलेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों एक्टर्स के अंदर जो है इसकी सलाहियत मौजूद है। हाँ, जो बहुत अहम बात है वो ये है कि दोनों एक्टर जो है वो बहुत हार्ड लाइनर है, और हार्ड लाइनर अप्रोच की वजह से जो है वो दोनों ही नहीं चाहते कि वो किसी भी किस्म की दुनिया के अंदर या अपने लोगों के अंदर ये एक इम्प्रेशन जाए कि वो जंग हार चुके हैं। जैसे कि आप देखें कि जो खamenei साहब का अभी फ्यूनरल था, उसके अंदर भी ईरानियंस को अगर आप देखें तो बहुत हद तक उन्होंने पावर प्रोजेक्शन और पावर शो करने की कोशिश की है। सो फॉर दैट, और ये भी इंतबा किया था कि अगर जनाजे पर हमला करने की कोशिश की गई तो भरपूर और खौफनाक जो है जवाब दिया जाएगा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दोनों पार्टीज को हार्ड लाइनर अप्रोच से निकल करके जब तक सॉफ्ट लाइन अप्रोच के अंदर नहीं आएंगे तो ये इसी तरह का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और दोनों जो है वो स्क्रिमिशेस करते रहेंगे एंड दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। और एक ये साइकिल है जो ये चलता रहेगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे फिर ये किसी भी टाइम पे फुल ब्लोन अप वॉर जो है वो बन सकती है। जमील साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मुआहदा ख़त्म और ईरान मिन्नतें कर रहा है वापस दोबारा मुआहदे के लिए, क्या आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान अब इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है या उसको करना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान का किरदार डिफाइन हुआ है, क्लॉज नंबर 12 है, उसके तहत जो MOU का क्लॉज 12 है उसमें मीडिएटर्स ने किस तरह मॉनिटरिंग करनी है और किस तरह फैसिलिटेशन करनी है वो उसमें दिया हुआ है और पाकिस्तान वही कर रहा है। ज़ाहिर है उससे पहले से भी पाकिस्तान ही कर रहा है और फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट शाया हुआ कतर और पाकिस्तान का, उस जॉइंट स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कि किस तरह MOU को और किस तरह अगर ये एस्केलेट होती है, किस तरह अगर तलखी बढ़ती है तो उस तलखी को किस तरह उसको कम किया जाए। और उसके लिए 2-3 पॉइंट्स उसका मैं आपको गिनवा देता हूँ। जी प्लीज। जॉइंट स्टेटमेंट में भी जो कतर और पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड में जो राउंड पहला खत्म हुआ था उसके बाद दिया है और उसमें उन्होंने कह दिया है कि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश की जाएगी और साथ साथ ये भी है कि एक डी कन्फ्लिक्टिंग सेल भी बनाया जाएगा अगर कोई ऐसी बात हो जाती है ताकि उसके हिद्दत और शिद्दत को कम किया जाए। तो वो अभी तक नहीं बने थे। और दूसरा ये इंटरप्रिटेशन के लिए भी एक कमेटी थी जो कि तो वो चीजें अभी क्योंकि वो फ्रेमवर्क पूरा इन प्लेस नहीं था जिसकी वजह से ये मामला हो गया। जब वो फ्रेमवर्क जिसमें कि पाकिस्तान एक अंडरस्टूड सी बात है और कतर कल भी उसने बयान दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति साहब से बात भी की है, पाकिस्तान भी बात कर रहा है मुसलसल तमाम फरीकों से एज अ मीडिएटर। तो मुझे यकीन है कि वो जब फ्रेमवर्क इन प्लेस हो जाएगा तो वो पूरी दुनिया के मफाद में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये इस चीज को फैसिलिटेशन करके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये डील पाए तकमील तक पहुंच जाए। लेकिन इसमें जाहिर है हमें पता है कि जो स्पॉयलर जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था और जिसकी तारीख बहुत पुरानी है 1897 से जब स्विट्जरलैंड में सहूलियत की बुनियाद रखी गई थी, उस वक्त से लेके ये शरारतें चल रही हैं और उसी के तहत इजराइल बना और उसी के तहत इजराइल आज 78% जमीन पर काबिज है फलस्तीन के। तो ये बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसरन अगर इसमें समोया जाए इस पूरे जवाब को तो वो कुछ इस तरह है कि ये मामला पाकिस्तान जिस तरह मीडिएशन के तौर पर लेके चल रहा है, ये मजबूरी जो दुनिया की है वो पाकिस्तान को भी पता है और पाकिस्तान को भी ये इल्म है कि पाकिस्तान मार्का हक के बाद एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर
बल्कि अब तो प्रोवाइडर के तौर पर आने लगा है पाकिस्तान, और उसके पसे पर्दा बहुत सारी बातें हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की मीडिएशन का रोल फाल हो चुका। जैसे ही ये बीच में लग्जिश या थोड़ी सी अचकोला आया तो पाकिस्तान और कतर और बाकी ममालिक फाल इसमें हो गए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए। इस दलदल से जो अमेरिका फंस गया था जिसमें, उससे निकालने में भी पाकिस्तान का किरदार है। अच्छा जमील साहब, साथ में इस बात का भी अपना तजिया बता दीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का हालिया जो तुर्की का दौरा है और तुर्की ने जो अब कहा जा रहा है कि जो उसकी फौजी ताकत में इजाफा हो रहा है, तो उससे इसराइल को बहुत तकलीफ हो रही है। जी हाँ, उसका जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, खुद जवाब दे दिया इसराइल को। वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल हम ये दे सकते हैं, इसकी ताकत का तवाज़ुन, ये हमारा ग्रेट फ्रेंड एर्दोगान साहब हमारे, और दूसरा तुर्किया एक बहुत इंपॉर्टेंट और ताकतवर मुल्क है। वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद उस चीज़ को बयान कर दी, और साथ में ये भी बयान कर दिया कि वो अगर S-400 और बाकी अगर सामान लेते हैं रशिया से, जिस पे हमने सैंक्शन लगाई है, तो उसको भी हम दूर कर रहे हैं सैंक्शन को। तो ये तमाम चीज़ों का उन्होंने जवाब दे दिया। और इजराइल को क्यों ये जवाब मिला, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इजरायली लॉबी जो कि बड़ी फाल अमेरिका में रही है, वो बॉटम अप प्रेशर, वहाँ ग्रास रूट लेवल प्रेशर, वहाँ के जो नौजवान हैं अमेरिका के, उनके प्रेशर से और अवाम के प्रेशर से इजरायली लॉबी उस पर भी फर्क पड़ा है। यानी कि उसकी भी जो सलाहियत थी उसमें कुछ मध्यम हुई है, जिसकी वजह से इजराइल पर उसका, और खुद नेतन्याहू ने खुद कह दिया कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी उसमें हिमायत में कमी आ रही है। और ये बात सर्वे, पिछले हफ्ते सर्वे हुआ है न्यूयॉर्क में, उसमें बताया गया है कि 1923 में 63% इजराइल के लोग वहाँ हमदर्दी रखते थे, और अब 23% रह गई है, बाकी फलस्तीनियों के लिए चली गई है। तो ये तमाम चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं ऐसी, जिसकी वजह से ये तुर्की की आपने जो बात की कि तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी बता दिया, और ये अवामिल जो उसके पीछे है वो भी बता दिए गए। इजराइल का वो प्रेशर और वो जो ताने बाने उसने बुने हुए थे अमेरिका में, वो उसका असर और इन्फ्लुएंस अभी थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका कुछ फैसले उसको करने पड़ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में खुद आवाजें जो उठ रही थी कि इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट, तो अमेरिका की अपनी हुकूमतों पर जो उंगलियां उठ रही थी, उससे जान छुड़ाने के लिए और मिड टर्म इलेक्शन से में अपनी तजलील होने से बचने के लिए ये कार्रवाइयां आप जो देख रहे हैं, नया मंजरनामा जो आप देख रहे हैं, वो उसी का शाखसाना है, जिसमें कि आपने ये F-35 की बात जो सुनी आपने, और बाकी सैंक्शन तुर्की पे से जो हथियार ले रहा है वो रशिया से, उससे हटाने की आपने बात सुनी, और जो आपने तारीफें सुनी वो इसी वजह से सुनी है। जाहिर है इजराइल तो उससे खुश नहीं होगा। इजराइल को के लिए तुर्की जो वो कोई फूलों के हार तो नहीं लेके आएगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि मेरी वजह से एर्दोगान साहब ने हिस्सा नहीं लिया, वरना वो जंग में हिस्सा लेने जा रहे थे इजराइल के खिलाफ। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, जहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।